नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सुरवर्दी। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने मुफाहमत की काफ़ी कोशिश की है। मोहम्मद अली दुरानी साहब का मुफाहमती मिशन, सदर आरिफ अलवी साहब के मुफाहमती खतूत इलेक्शन कमीशन को, असद कैसर साहब की भी गुफ्तगू, अली मोहम्मद ख़ान साहब ने भी मुफाहमत की बहुत बात की है, सारी सियासी जमातों से बातचीत की बात की है। फिर इमरान खान साहब का मैसेज है आरिफ अलवी साहब को कि वो सारी सियासी जमातों से बातचीत, डायलॉग का रास्ता निकालें। सब कहाँ जा रहा है? क्या कोई मुफाहमत के रास्ते तहरीक इंसाफ के लिए खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं? इन सारी कोशिशों की जो मैंने इंट्रो में बात की, आज एंड रिज़ल्ट हम कोई पेशरफ देख रहे हैं या नहीं देख रहे? मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अहमद ख़ान साहब और अंबर शमसी। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल। अस्सलाम वालेकुम। आप बोर तो नहीं हो रहे मेरे इस टॉपिक से? बोरियत का बायस तो नहीं है ये मुफाहमत वाला टॉपिक आपके लिए? देखें, ये किसी सियासतदान की ज़ाती डायरी नहीं हम पढ़ रहे हैं ना कि आज उसने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, कौन सी अदालत में गया, कितने लोग अंदर गए, कितने लोग बाहर आए। तो फिर बोर होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सियासत की बात हो रही है, इसके ऊपर तजिया भी किया जा सकता है, अपनी राय भी दी जा सकती है, तो बिल्कुल बोर नहीं हो रहा। तो जी मुज़म्मिल, शुरू करें ये बात ज़रा। अच्छा ज़रूर ज़रूर, मैं तो बस हाँ देखें मुज़म्मिल, इसमें ना मुफाहमत की जब आप बात करते हैं ना, तो मुफाहमत की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे उस बंदे के पास ऊपर होती है जिसने पहले मामले में बिगाड़ पैदा किया है, जिसने मुफाहमत के रास्ते बंद किए हैं। अब उस बंदे की जिम्मेदारी होती है कि वो उनके दरवाजे जो है वो खोले मुफाहमत के। तो बड़ी अच्छी बात है अगर पीटीआई के अंदर से हमें ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि सारी सियासी जमातों से बातचीत होना चाहिए, क्योंकि देखें ये वही जमात है, ये हमारी हालिया तारीख है और इसको अगर आप पीछे भी ले जाना चाहें तो पिछले 27 साल पीछे आप इसको ले जा सकते हैं कि एक ऐसी सियासी जमात जिसका रहनुमा वो कहता था कि नहीं, मैं चोर और डाकुओं से बात नहीं करूंगा। यही उनके अल्फाज होते थे, बार 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 वो दोहराते थे इस टोन में। और उनके अल्फाज में हमने देखा कि एज एन अपोजिशन लीडर भी बहुत ज़्यादा तलखी रही, और फिर जब वो वज़ीर आज़म बने, जिससे बहुत सारे लोगों को मायूसी भी हुई, फिर भी इस टोन में कोई तब्दीली नहीं आई। उनके अल्फाज के चुनाव में कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर आज़म बनकर भी वो बार बार जब ये भी कहते रहे कि मैं NRO नहीं दूंगा, तो उन्होंने कहा कि मैं चोरों और डाकुओं को NRO नहीं दूंगा। तो पहली बात तो ये है कि जी बड़ी अच्छी बात है कि उनको ख्याल आया कि नहीं, ये चोर डाकुओं से बात करनी पड़ेगी, जिनके उन्होंने उल्टे सीधे नाम रखे हैं इतने साल, उनसे उनकी बात करनी पड़ेगी। ब्रिलियंट, आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव। लेकिन उन्होंने अपना काम बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया हुआ है। वो बात को घसीट कर इतना ज़्यादा आगे ले गए थे कि अब उनको पहले जो एफर्ट करना था उससे बहुत बड़ा एफर्ट करना होगा। आपको याद होगा थोड़ी देर के लिए ये खबर आई थी कि जब उनको यकीन हो चला था कि वो किसी तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मुकाबला, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ जब वो वज़ीर आज़म थे, कि जब उनको यकीन हो चला था कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से नहीं बच सकते, तो एक हमने ऑडियो लीक सुनी थी जिसके अंदर एक मीडिएटर जो है, एक विचोलड़ा जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, वो इमरान खान साहब का पैगाम आसिफ ज़रदारी साहब के पास पहुंचा रहा था कि जी कोई बात करें अगर बात हो सकती है, जिस पे आसिफ ज़रदारी साहब का कहना था कहने अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर मुफाहमत की बात शुरू होती है तो वही सवाल दोबारा उठेगा कि क्या अब बहुत ज़्यादा देर नहीं हो चुकी। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। अभी भी अगर ये बात निकलती है तो इसको बाकी की सियासी जमातों को संजीदगी से लेना चाहिए। उनको ये ज़रूर मसला होगा कि किसके साथ बात करें, या तहरीक इंसाफ की बिहाफ के ऊपर जो उनसे बात कर रहा है उसके पास क्या मैंडेट है, क्या वो पीटीआई के चेयरमैन के कहने पे बात कर रहा है, क्या वो पीटीआई चेयरमैन से अलग होकर बात करना चाह रहा है, और अगर वो अलग होकर बात करना चाह रहा है तो पार्टी के अंदर उस गुफ्तगू की, उस बातचीत की, मफाहमत की बातचीत की कितनी क्रेडिबिलिटी होगी, ये सवाल होने चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा एवेन्यू है जिसको एक्सप्लोर करने में कोई हर्ज नहीं है। इसी को सियासत कहते हैं जी, और अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब में जी अंबर, आपको भी बहुत अच्छा ही लग रहा होगा।
नहीं, मैं समझ रही हूँ कि मफ़ाहमत की तो बातें हो रही हैं और इमरान खान साहब ने भी पैगाम भिजवाया होगा, पहले भी भिजवाते रहे, पहले भी कहते रहे हैं कि डायलॉग के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे आमिर साहब कह रहे थे कि इब्तिदा उनकी होनी चाहिए जो ज़ाहिर है जो मुश्किल डालते हैं, जो मफ़ाहमत करना नहीं चाहते या रुकावट बने हुए थे। तो इब्तिदा अगर इनकी ना भी हुई, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान क्या इसलिए अब मफ़ाहमत की तरफ जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी जमात को मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं और उनको एक अदद साइकिल चाहिए, वो शायद उनको मुयस्सर नहीं है जो चाहते हैं, या इसलिए मफ़ाहमत चाह रहे हैं क्योंकि वो अपनी कानूनी मुश्किलात से निकलना चाहते हैं। इससे पहले तो बिल्कुल बज़ाहिर नहीं लगा कि इमरान खान साहब सियासी जमातों से बात करना चाहें, जैसे आमिर साहब ने भी बताया। लेकिन अब अगर जब आप एक कमज़ोर पोजीशन में हैं और आपको ज़रूरत है, उसके तहत आप मफ़ाहमत कर भी रहे हैं, तो आप क्या कंसीड करने को तैयार होंगे? एक ये भी सवाल है। तो मेरे लिहाज से तो बहुत सारे सवालात हैं। दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो ज़ाहिर है इस वक्त मफ़ाहमत का एक राउंड दौरा करते रहे हैं, कभी आरिफ अलवी के पास, कभी मुख्तलिफ सियासी जमातों के पास, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के पास, तो वो उनकी जो मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान से, उनका मानना था कि जिस शख्स को इमरान खान साहब डीजल करके अपने जो रैलीज़ हैं उसमें लोगों से तालियां हासिल करता था, उनको वो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह भी हैं, वही मफ़ाहमत कर सकते हैं कौमी सतह पर। तो क्या अब इमरान खान साहब तैयार होंगे डीजल से बात करने के लिए? क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ही मफ़ाहमत या बात करना चाहते हैं, एक्सटेंशन देने को तैयार भी होते हैं और फिर उल्टी गालियां भी देते हैं। तो अब मेरे ख्याल में कि बड़ा सवाल तो यही है। दूसरी तरफ ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ ने तो इंदिया दे दिया था अपनी तकरीर में भी, तो ये सियासी जमातें तो नज़र आता है कि तैयार हैं, लेकिन वही बात आ जाती है, क्या इमरान खान साहब तैयार होंगे? देखिए अंबर, मैं समझता हूँ ये एक स्मोक स्क्रीन है। पीटीआई के ये लोग कह तो रहे हैं कि हम सियासी जमातों से मफ़ाहमत चाहते हैं, लेकिन ये अमली तौर पे सियासी जमातों से कोई मफ़ाहमत नहीं चाहते। ये इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज से मफ़ाहमत चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज से मफ़ाहमत के लिए बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब कोई पीडीएम या मुल्क की सियासी जमातों के नुमाइंदे तो हैं नहीं जिनसे मफ़ाहमत की बातचीत हो रही है, या वो कोई अपोजिशन की किसी सियासी जमात के रुकन तो है नहीं जो उनसे मुफाहमत की बात हो रही है। सवाल यही है कि वो चाहते हैं कि जो उनके फ़ौज से और जो इस्टेब्लिशमेंट से फासले हो गए हैं उसमें मुफाहमत का रास्ता असद कैसर ढूंढ रहे हैं, बैरिस्टर सैफ ढूंढ रहे हैं, आरिफ अलवी ढूंढ रहे हैं, अली मोहम्मद ख़ान ढूंढ रहे हैं, उमर अयूब ढूंढ रहे हैं। जो पीटीआई इमरान खान बच गई है वो ढूंढ रही है कि कोई उनसे वापस सुलह कर ली जाए। लेकिन मेरी जो इतलात हैं उसमें एक रुकावट है, वो रुकावट है पीटीआई ओवरसीज़। ये तो नहीं हो सकता कि अली मोहम्मद ख़ान, असद कैसर, बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब पाकिस्तान के अंदर बैठ के तो आरिफ अलवी मुफाहमत के गीत गाए जाएं और पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई पीटीआई जो है वो गालम गलूच उसी तरह जारी रखे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। वहाँ से जो उनके वीलॉगर्स हैं, जो अब पार्टी के भी रहनुमा हैं, वो उतनी ही गालियाँ रोज़ देते रहें अपने वीलॉग्स में, इस्टेब्लिशमेंट को भी, फ़ौज को भी, और सब कुछ अपना वो एजेंडा जारी रखें। तो ये दो किस्म के गीत इकट्ठे नहीं चल सकते, मुफाहमत के भी और गालम गलूच के भी, लिहाजा डेडलॉक है। पीटीआई ओवरसीज़ को कोई चुप करा नहीं सकता ये लोग, और अंदर इनकी बात उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया है कि जब तक आप बाहर से गालियां बंद नहीं करेंगे और आपकी पॉलिसी में यकसुई नहीं होगी तब तक आपसे कोई बात नहीं हो सकती। ये तो थी मेरी खबर। आमिर साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर, आप मुझसे भरपूर इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं नहीं करूंगा मुज़म्मिल, ये आपका काम है, आपको अच्छा लगता है जब आप करते हैं, ठीक है। मैं क्योंकि करता नहीं हूँ इसलिए, और आप आज तो इसलिए भी नहीं करूंगा, आपकी बात में वज़न है। देखें, ये बहुत
बहुत बड़ा हाथ था पीटीआई ओवरसीज़ का पाकिस्तान के अंदर जो सियासत में तल्खी पैदा हुई है, जो सियासी बहस के अंदर ये गाली गलौज का कल्चर आया है, उसमें ओवरसीज़ पीटीआई का बहुत बड़ा हाथ था। और इस बात से भी मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि अगर पीटीआई इस वक्त मफाहमत की बात कर रही है तो वो शायद उसके नज़र में ही, उसके जहन में सियासी जमातें नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज है जिससे वो मफाहमत चाहती है। ऐसा नहीं हुआ कि माजी में पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं का फ़ौजी क़यादत के साथ इख्तलाफ नहीं हुआ, वो बड़ी तल्खियाँ भी पैदा हुई, बारहा ऐसी सूरत हाल भी बनी जबकि पसे पर्दा रहकर, जब तक 8वीं तरमीम थी तो पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रहकर फ़ौज ने मुंतखब हुक्मरानों को हटाया, और जब वो तरमीम चली गई तो फिर हमें तरह तरह के ड्रामे देखने में नज़र आए। कभी कोई एक प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का है वो डिस्क्वालीफाई होता है, कभी PMLN के नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं, अजीब व गरीब किस्म के मुकदमे होते हैं, अजीब व गरीब किस्म की सज़ाएँ होती हैं। ये सारी तल्खियाँ उनकी अपनी जगह पे नहीं, लेकिन मुज़म्मिल कुछ चीज़ें इदारों के लिए भी, चाहे वो अपना जितना भी बड़ा दिल कर लें, और अभी तक हमारा तजर्बा ये है कि बहुत बड़ा दिल उन्होंने नहीं दिखाया हमारे इदारों ने, जहाँ तक उनका सियासत में मुदाखलत का सवाल है, लेकिन अगर वो बहुत बड़ा दिल भी कर लें ना तो कुछ चीज़ें भुलाना बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान की तारीख में जो भी होता रहा है, मार्शल लॉ लगते रहे हैं या जो भी झगड़े रहे हैं पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत के बीच में, कभी भी एक सर्विंग आर्मी चीफ को गद्दार नहीं कहा गया, उसको सरेआम करप्ट नहीं कहा गया, उसका ढंढोरा नहीं पीटा गया, उसके असासे इस तरह से नहीं उछाले गए। ये काम किसी तौर तरीके से होता तो शायद, मतलब गद्दार तो खैर बिल्कुल ही वो तो गलत बात थी, लेकिन ये असासों वाली बात भी अगर किसी तौर तरीके से होती तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी को बतौर एक इदारे के आपने अनफाउंडेड क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया, ठीक है ना, उसको जो उनकी सियासत थी, पाकिस्तान में हमेशा से सियासत में उनकी मुदाखलत रही है, एक रोल है, उसको गद्दारी का नाम देना शुरू कर दिया और हर तरह के झूठ उससे मंसूब किए गए। मेरा ख्याल है ये वाली यादें जो है ना, ये भुलाना ज़रा मुश्किल होती हैं। तो अगर तो आपकी ये बात दुरुस्त है कि उनकी मफाहमत का निशाना जो है वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज है, तो फिर तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी नॉन स्टार्टर है जी, ये कोशिश जो है ये नॉन स्टार्टर है। हाँ, अगर वो सियासी जमातों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो सियासत में तो हमेशा लचक होती है और हमेशा आपको इतनी जगह मिल जाती है कि आप बड़ी उलझी हुई गुत्थियाँ जो हैं उनको भी सुलझाने का कोई रास्ता निकाल सके। जी मुज़म्मिल। अंबर, आमिर साहब कहते हैं तो नॉन स्टार्टर है, फ़ौज से बात तो नॉन स्टार्टर है, और मैं समझता हूँ जब तक फ़ौज से बात नहीं होगी बाकियों से बात करना फजूल है। मैं तो इमरान खान के इस मौक़िफ़ का कायल हूँ। आप शायद होंगे भी, क्योंकि ऐसा ही हुआ है ना, हमारी सियासत फौज के गिर्द ही घूमती है और ख़त्म होती है, शुरू होती है और ख़त्म भी होती है, तो जाहिर है कायल तो होना है। हम सब कायल हैं मुज़म्मिल आपकी तरह। और मैं समझती हूँ कि देखें, जैसे मैंने अपने इससे पहले जो कमेंट में भी कहा था, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमातों के साथ तो ज़ाहिर है बातचीत हमेशा उनकी गैर संजीदगी नज़र आती है, सिर्फ बोलते हैं, पार्लियामान को मजबूत नहीं करते, जब भी मौका मिला भी है तो बहुत हाफ हार्टेड किस्म की इनकी बातचीत रही है। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में सरप्राइज़ नहीं है, बल्कि ये तस्दीक ही करती है कि ये जो कोशिश है ये बज़ाहिर सियासी जमातों के साथ है, लेकिन दरअसल फ़ौज के हवाले से। और इसमें ख़बर से तो ज़ाहिर इख्तलाफ क्या ही किया जाए, ख़बर होती है, इसकी अगर कोई और वजूहात नज़र आए तो ज़ाहिर है वो मुझे ख़बर मिले तो फिर इख्तलाफ कर सकती हूँ। और हमें ओवरसीज़ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहमियत के लिए अहम क्यों है, वोट तो उनका पड़ना नहीं है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत कोशिश की, लेकिन चंदा जमा करना हो, लॉबिंग करनी हो, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बहुत सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो उनके अब इस वक्त प्राइमरी डोनर भी हैं। अब आप देखें इस वक्त एक नई मुहिम चलाई गई है इमरान खान साहब की लीगल फ़ी पूरी करने के लिए, और इसकी बुनियादी वजह ये है कि मतलब कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और करते रहे हैं।
फिर दूसरी बात जहां आपने देखा लॉबिंग की बात है, जो जो लीडरान इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, वो अमेरिका में कांग्रेसमैन से मुलाकात करते हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जो अपने दौर में नज़र तो नहीं आई, वो तो जायज़ था, लेकिन इस दौर में जो हुई उसका ज़ाहिर है ढंढोरा पीटा जाता है। तो ये ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका एक तरफ जहन साजी की गई थी, अब वो पाकिस्तान की हकीकत और असलियत से वाकिफ नहीं है, और तब भी नहीं थे और अब भी नहीं है, तो ज़ाहिर है वो तो शोर मचाएंगे, और उससे ख़तरा यह क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनकी फंडिंग रुक जाएगी। ठीक ठीक है, अगला अंबर की शायद आवाज़ नहीं आ रही मुझे अब, लेकिन बहरहाल जो अंबर ने और आमिर साहब ने कहा, मीनवाइल मुजम्मिल इस बात का, सॉरी मुजम्मिल 10-15-20 सेकंड में लूँगा। मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ कर लूँ ताकि फिर आप जो हैं वो भरपूर मेरे पर हमलावर हों भरपूर तरीके से। वो ये कि आपने कहा ना कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करनी है, सिर्फ सियासी जमातों के साथ बात करनी है, तो वो तो बिला हासिल है, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं मुजम्मिल, सियासतदानों का आपस में बात करना हमेशा उसका कोई ना कोई फ़ायदा होता है। सो लेट्स प्लीज़ नॉट अज्यूम कि ये बिल्कुल ही एक बेकार और बेफ़ायदा, उसके फौरी फ़ायदे ना भी हो ना तो फिर भी उसमें से किसी अच्छाई की तवक्को रखी जाती है। प्लीज़ कैरी ऑन। सॉरी मैंने आपका थोड़ा सा वक्त ले लिया। नहीं, अगर वो सियासी जमातों से बात करना चाहते तो अपनी सियासी जमातों के हवाले से पॉलिसी बदलते। आमिर साहब, वो नवाज शरीफ की इसके हवाले से, आसिफ ज़रदारी के हवाले से, फजलुर रहमान के हवाले से उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नज़र आती, उन्होंने उनके बारे में जो बात की है उस पर कोई माजरत करते, कोई टोन डाउन करने के लिए, दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए कोई हमें एक्टिविटी नज़र आती, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि वो आप हमारे यहाँ वो है सुनाना तीनों कहना नोनू, नाम सियासी जमातों का लिया जा रहा है, करनी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। क्योंकि अगर उन्होंने असद कैसर ने या बैरिस्टर सैफ ने या अली मोहम्मद ख़ान ने इनसे करनी है तो इनसे जाके मुलाकात कर लें। वो कौन सा मिलने से इनकार कर देंगे, पहले भी मिलते रहे हैं। वो कोई, मेरा मतलब इजहार यकजहती किसी बात पर उनसे कर लें कि हम एक इलेक्शन के लिए एक माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो उनसे तो मिलना ही नहीं चाहते हैं। उनसे उन्होंने को मिलने की बात की है और आगे से जवाब दिया हो तो मैं आपसे मान लूँ कि जी तहरीक इंसाफ ने 1 स्टेप मूव किया था, आगे से रिबटल आ गया, जवाब आ गया। वो मिलना ही नहीं चाहते। वो जिनको मिलना चाहते हैं उनसे मिल रहे हैं, उन्हीं के नुमाइंदे से मिल रहे हैं, उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। उनका मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि आप सवाल ये है के अंदर तो कि वो मिलना चाह रहे हैं कि हमारी ताकत थी, हमारी ताकत के आगे आप सरनगू हो गए हैं, बाहर वालों का क्या करें? क्यों आमिर साहब? हाँ नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको इस तरह की चीज़ों की खबर होती है कि वो आप कह रहे हैं ना कि बात तो ये उनसे करना चाह रहे हैं, हमारे खैर खां से बात करना चाह रहे हैं, तो वो उस तरफ कोई तैयार है इनसे बात करने में कि नहीं? क्या 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 लगता है आपको? वो कहते हैं पहले बाहर वालों की गालम गलूच बंद कराए ना, फिर बात करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि पीटीआई यूके यूएसए से गालम गलूच जारी रहेगी और पीटीआई पाकिस्तान सुलह की बात करती रहेगी। ये अलग अलग पॉलिसियां कैसे चल सकती हैं? और इसमें मैं ये भी कह दूं कि उनकी गालम गलोच सिर्फ एक ही शख्स बंद करवा सकता है, वो इमरान खान है। फिर इसका मतलब है, आप बात समझ लें, फिर सारी कहानी अंबर शम्सी ये मुमकिन है मुज़म्मिल? है क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कह दें कि भाई बस करो, चुप करो, या कह दें या उन्हें डिसोन कर दें? वो सुबह कह दें कि ये जो वीलॉगर्स हैं, ये जो हमारे लोग हैं बाहर बैठे, ये हमारे तर्जुमान नहीं हैं, हमारी बात इधर की सुनी जाए, उनको हम डिसोन करते हैं, डिसोन ही करते हैं कि दे डोंट रिप्रेजेंट अस। नहीं नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिसोन करने से ये मतलब नहीं है कि वो उन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने रूज पर थी और सोशल मीडिया पर भी राज था, अभी भी उनकी डोमिनेंस है, तो मुख्तलिफ जो ट्रोल कैंपेन सहाफ़ियों के खिलाफ चलाई जाती थी, हमें तो बार बार यही बताया जाता था कि नहीं, हमारे लोग नहीं हैं। बाद में निकले उन्हीं के लोग। तो एक ये भी एक ज़बानी कलामी बात होती है कि नहीं, ये हमारे लोग नहीं है। वो अंबर, आप बहुत सादा सी खातून है, आप मान लेती थी
दूसरी तरफ जो इदारा बैठा है ना, उसके पास आपसे ज्यादा वसाइल है, उन्हें पता है कौन लोग हैं। मुझे पता है, मानती तो नहीं थी, मैं यही कह रही हूँ कि बज़ाहिर लोगों को बताने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, मीडिया के लिए कहा जाता था ये खुद ही करते हैं, हम तो कुछ करते नहीं है। ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल भी मानते नहीं थे, हम जिनको हदफ बनाया गया था। तो लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि डिसोन करना, उसका भी एक कॉम्प्लिकेशन तो है ना, पैसे और जो सपोर्ट है लॉबिंग के लिए, वो फिर कैसे आएगी? चलें फिर, पैसा और सियासत दोनों में से एक चीज़ की बात है, ये क्या पैसा चाहिए या सियासत चाहिए? सियासी रास्ता निकालना है या पैसा लेते रहना है ओवरसीज़ का? फिर आपके ख्याल में तो डिवीजन ये है, क्यों आमिर साहब? Well, that's one way of putting it, मुजम्मिल। लेकिन अगेन मैं एक बात दोहराना नहीं नहीं, चाहूंगा। अंबर हैज पुट इट लाइक दिस, मी नॉट, दिस इज व्हाट अंबर हैज सेड, आई जस्ट सेड इट। हाँ, नहीं देखें, इनको ये तहरीक इंसाफ ने बहुत कुछ ऐसा किया हुआ है जी, और इमरान खान की सरबराही में उनके कहने पर, उनके उकसाने पर बहुत कुछ ऐसा किया हुआ है कि अगर आज वो अपने आप को वाइट वॉश करने की कोशिश शुरू करे तो उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखें, मैं इसकी छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। गद्दार एक इतना एक्सट्रीम लफ्ज़ है कि मैं मुखालिफ हूँ कि किसी सिविलियन के बारे में भी इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, किसी सिविलियन के लिए भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, फ़ौजी के लिए भी नहीं करना चाहिए। और फ़ौजी सरबराह, एक सर्विंग आर्मी चीफ के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है वो संजीदा सियासत का हिस्सा नहीं हो सकता। और अगर ये गैर संजीदगी का इस हद तक मुजाहरा कर चुकी है पीटीआई, तो मैं समझता हूँ कि अब अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमारी फ़ौज के साथ अगर मफाहमत की बात करती है, तो जैसा कि आपने कहा, पैसा तो मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी चीज़ है कि जो उसको कुर्बान करनी पड़ेगी, उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको ये मनाने के लिए, उनको ये समझाने के लिए कि पहले जो हुआ वो गलती हुई है। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमने पीटीआई और इसकी लीडरशिप के साथ मुजम्मिल साहब ये देखा है। ठीक है आमिर साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मिलते हैं। लेट्स हैव अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तज्जिया में एक बार फिर खुश आमदीद। इंतखाबात, सियासत, मफाहमत, इन सब के ऊपर बात हो रही है और पाकिस्तान के नवे जनरल इलेक्शंस, उनके ऊपर छाई हुई धुंध जो है वो अब हमें थोड़ी थोड़ी छटती नज़र आ रही है। हर तरफ से इशारे आ रहे हैं कि वक्त पर तो नहीं हुए, आइन के साथ जो हमने सलूक किया वो तो अब हो गया, तो आगे चलते हैं और अब उम्मीद रखी जा सकती है कि जनवरी के आखिर में या फरवरी के वस्त के अंदर पाकिस्तान अपने जनरल इलेक्शन जो है वो देख लेगा। नमे, मैंने इसलिए कहा कि मेरे करियर के नमे हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर 9 ही जनरल इलेक्शन हुए हैं अभी। इलेक्शंस आमतौर पर सियासी इत्तेहाद का वक्त होता है, सियासी लेन देन का वक्त होता है। 2 किस्म के इंतखाबी इत्तेहाद हमने देखे हैं, एक वो जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातें मिलकर एक ही इंतखाबी निशान के ऊपर एक ही छतरी के तले इलेक्शन लड़ती हैं, और दूसरा वो कि जहाँ इंतखाब मुख्तलिफ किस्म की सियासी जमातें जो हैं वो सीट एडजस्ट करती हैं अपनी हरीफ जमातों के साथ भी कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट हो जाती है। इस चीज़ का तज्जिया जो है वो तो मेरे साथी मुजम्मिल और अंबर करेंगे। मैं मुख्तसर सी आपको तारीख बता दूं पाकिस्तान में सियासी इत्तेहाद की, इंतखाबी इत्तेहादों की। अक्सर हमने देखा है कि जो कामयाब इंतखाबी इत्तेहाद बनता है उसके पीछे हमारी फ़ौज का हाथ होता है, उनका सहारा होता है उसको। पहली दफ़ा हमने ये चीज़ 1988 के इंतखाबात में देखी, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का रास्ता रोकने के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम पर एक इंतखाब बनाया गया, जो 1993 में चला और तब टूटा जब मियाँ नवाज शरीफ ने ये महसूस किया कि उनको अब अपनी सियासी जमात की एक मुनफरिद शनाख्त बनानी है, इंतखाबी शनाख्त बनानी है, सियासी शनाख्त बनानी है, और उनको किसी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं। इस तरह जो इसके ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनाया गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की नाम से, उसने बुरी तरह हमने उसको 1990 के इंतखाबात में शिकस्त खाते देखा।
दोबारा एक बड़ा सियासी इत्तेहाद उस वक़्त बना जब 2002 के इलेक्शन में मुत्तहिदा मजलिस अमल कायम की गई, जिसमें तमाम मज़हबी जमातों को इकट्ठा किया गया और उसने न सिर्फ नेशनल असम्बली में कोई 45 के आसपास सीटें जीती, बल्कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत भी बनाई। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हर सियासी जमात ने अपनी ही शराह के तहत ये इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। तो अब मुज़म्मिल, ये जो इंतखाबात आ रहे हैं उसमें अगर आप इसको इस्टेब्लिशमेंट के नुक्ता नज़र से देखते हैं तो क्या वो जो ये ज़रूरत महसूस करती है कि ये जो हर तरफ PTI की मकबूलियत का, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का, इमरान खान की मकबूलियत का शोर मचा हुआ है, इससे मुकाबला करने के लिए वो चाहेगी कि जिन जमातों की वो हिमायत कर रही है वो इकट्ठे हों, वो किसी किस्म का इत्तेहाद बनाएं या कोई सीट एडजस्टमेंट करें, या आपका ख्याल है कि इसमें हम ढेर सारी नई और पुरानी जमातें सेपरेटली ये इलेक्शन लड़ते आप उनको देख रहे हैं? देखिए, कोई इस तरह का जिस तरह के इत्तेहादों की आपने माजी में मिसाल दी वो तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। कोई IGI जो आपने डेमोक्रेटिक मूवमेंट या और जो PNA का इत्तेहाद बना या और, मुझे वो तो कोई ऐसा इस इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कुछ सियासी जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट ज़रूर नज़र आ रही है। मसलन मुझे जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में कुर्बत नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान मिलकर इलेक्शन लड़ने के ऊपर कोई राह निकल आएगी और वो KP में, पंजाब में और कराची में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वो दोनों जमातें आपस में एक दूसरे के साथ ताउन कर भी सकती हैं। अभी मेयर कराची के इलेक्शन में भी आपने देखा कि PTI ने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया था। वो उसके नतीजे में जीत मिली या नहीं मिली, लेकिन वो एक हमने देखा कि उन्होंने ऐलान किया था। अभी भी मेरी इत्तला ये है कि सिराजुल हक साहब की 2 मुलाकातें PTI के मुख्तलिफ वफूद से हो चुकी हैं अगले इलेक्शंस के हवाले से, और उनमें कोई अगले इलेक्शंस के सब में इकट्ठे मिलकर चलने की KP के हद तक और दूसरी जगह को बातचीत चल रही है। मैं PTI इमरान खान की बात कर रहा हूँ। और अब दूसरी तरफ अगर हम PMLN को देखें तो वो JUIF के साथ और MQM के साथ और ANP के साथ और बलूचिस्तान में बलोच कौम परस्त जमातों के साथ उनकी एक एडजस्टमेंट की हमें सूरत हाल नज़र आ रही है कि KP में वो PMLN, JUIF और ANP मिलकर कुछ इलेक्शन लड़ने की शक्ल बना रहे हैं, और कराची में भी PMLN, JUIF और MQM मिल के इकट्ठे इलेक्शन लड़ने की शक्ल बना रहे हैं। बलूचिस्तान में जाम कमाल वगैरह पहले साथ आ गए हुए हैं, कुछ मैंगल, मालिक साहब वगैरह मिलकर इलेक्शन लड़ने की शक्ल बना रहे हैं। तो एक वो अलायंस उनका नज़र आ रहा है हमें। पॉलिटिकली आइसोलेटेड मुझे IPP नज़र आ रही है कि उनका किसी से कोई एडजस्टमेंट, कोई अलायंस नहीं नज़र आ रहा। मुझे PTI पार्लियामेंटेरियन बहुत आइसोलेटेड नज़र आ रही है, उनका किसी के साथ कोई अलायंस बनता मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे पॉलिटिकली आइसोलेटेड पीपल्स पार्टी भी नज़र आ रही है कि उनकी भी जो है कहीं KP में, बलूचिस्तान में, पंजाब में सीट एडजस्टमेंट नज़र नहीं आ रही है। क्या IPP और पीपल्स पार्टी आगे चल के इकट्ठे लड़ सकते हैं? क्या पीपल्स पार्टी और PTI इकट्ठे हो सकते हैं? मैं अभी ये कबल अज़ वक्त है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ एक इलेक्शंस मोड में कुछ जमातें जो आपको पॉलिटिकली आइसोलेटेड नज़र आ रही हैं, उनमें हैरानगी की बात है कि पीपल्स पार्टी भी नज़र आ रही है। हालांकि जरदारी साहब ख़ुद को मुफाहमत के बादशाह कहते हैं और वो मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतों के साथ इकट्ठे चलने के रास्ते बना भी लेते हैं, लेकिन इस बार वो एक डेड एंड पे नज़र आ रहे हैं। उनके साथ उनके रास्ते नज़र नहीं बन सके हैं जैसे उन्होंने बनाना चाहे हैं। यकीनन वो IPP और PTI पार्लियामेंटेरियन भी सियासी तन्हाई का शिकार नज़र आ रही हैं। सही सही सही, गॉट दैट। अंबर, थोड़ी सी मैं जानना चाहूँगा आपसे इसकी अहमियत। क्या इस वक्त सियासी सूरत हाल ऐसी है कि कोई एक सियासी जमात ये कह सके जी हमें इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले इस इलेक्शन में जाएंगे क्योंकि हमें ये यकीन है कि हम अपने तौर पर भी ये इलेक्शन जीत सकते हैं? या आपके ख्याल में कोई पार्टी खा कितनी भी बड़ी है या मकबूल है, बहरहाल उसको किसी न किसी हद तक सियासी इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले इंतखाबात में?
आमिर साहब, आपको मालूम होगा कि ये जो सियासी इत्तेहाद होते हैं, सीट एडजस्टमेंट जो इलेक्शन के दिन होते हैं, वो तो जाहिर है अगर आपको एक पोजीशन कमज़ोर नज़र आ रही है और आपको ज़रूरत है कि और सीटें हों, मिलकर कर सकते हैं, इकट्ठा वोट बैंक आपका इसको ऐड किया जा सकता है, तो फिर जाहिर है वो सीट एडजस्टमेंट तो होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमने इस वक्त ट्रेंड देखा है पाकिस्तानी सियासत में, वो तो यही है कि क्योंकि मल्टी पार्टी एक डेमोक्रेसी है, कई सियासी जमातें हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो इत्तेहाद अगर इलेक्शन से पहले ना हो, इलेक्शंस के बाद तो होता है और हुकूमतें ऐसे ही बनती हैं। और ये हमने ट्रेंड जो है 2008 से देख रहे हैं। जो मियां साहब का जो भारी मैंडेट था वो तो अब भूल जाएं, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। बज़ाहिर तो ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातें हमेशा कहती हैं कि हम बस स्वीप कर दे देंगे, यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते मुजम्मिल, तो हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के कुछ रहनुमा से मैं एक प्रोग्राम में थी, तो वो तो यही कह रहे थे कि हम जीत लेंगे पंजाब। तो ये तो ज़ाहिर दिखावे के लिए होता है। दूसरी तरफ ये अलायंसेस इसलिए भी ज़रूरी इस इलेक्शन में हो गई हैं। अगर हम ट्रेंड एक तरफ है और इलेक्शन के बाद होता है, लेकिन ये अलायंसेस इस इलेक्शन में भी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि इस इलेक्शन में सिर्फ तारीख के हवाले से गैर यकीनी नहीं है, जीत के हवाले से भी ये गैर यकीनी है। आपको एक हवा ट्रेंड जाहिर तो नज़र आती थी, लेकिन क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि नई दो सियासी जमातें आई हैं, वो वोट बैंक हासिल करना चाह रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। कुछ पुरानी सियासी जमातें हैं, उनका क्योंकि इनकम्बेंसी फैक्टर है, 16 माह जो हुक्मरानी करते रहे हैं, जाहिर है वो कुछ तो मुतासर होगा। मियां नवाज शरीफ की वापसी की वजह से और इलेक्शन मैदान में दाखिल होने की वजह से पाकिस्तान, तो ये कुछ चेंजेस है। और फिर जाहिर है जो हमारा इस वक्त वोट बैंक है, इसके बावजूद कि जो नौजवान वोटर है सबसे कम तादाद में वोट डाला था 2018 के इंतखाबात में, लेकिन उसकी तादाद काफ़ी है। अब वो कितना मुतहरिक होंगे या कितना मायूस होंगे, जाहिर है वो तो इलेक्शन के दिन मालूम होगा, लेकिन क्या होगा, कौन उनको अपनी तरफ माइल कर पाएगा। सो इत्तेहाद मेरे ख्याल में ज़रूरी होगा इलेक्शन से पहले। कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है कमज़ोर सियासी जमातों के लिए जिनका और कोई चारा थोड़ा सा थोड़ा सा वक्त है अंबर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आई नीड टू आस्क अ क्विक क्वेश्चन टू मुजम्मिल बात को समेटिएगा। दो पार्टियां, इस्तेहकाम पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, इनका कोई पार्टी वोट अभी तक नहीं है क्योंकि ये हाल ही में वजूद में आई हैं। इनकी डिपेंडेंस है इलेक्टेबल्स के ऊपर। वेरी क्विकली, क्या इलेक्टेबल्स भी आने वाले सियासी इत्तेहाद, मुमकिन सियासी इत्तेहादों के अंदर एक फैक्टर हो सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? आपके पास 30 सेकेंड। जी, पीटीआई जो विनिंग हॉर्सेस हैं वो आज़ाद भी सीटें निकाल लेते हैं, लिहाजा जब वो आईपीपी में मौजूद हैं तो उनमें से कुछ आज़ाद सीटें, मतलब आईपीपी से भी सीटें निकाल लेंगे। मैं आईपीपी को पार्लियामेंट में देखता हूँ और मेरे ख्याल में उनके जो विनिंग हॉर्सेस हैं वो अपनी जो नेचुरल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो 50-50 साल से उनके पास हैं, वो उनको निकाल लेंगे। वो ना इमरान खान के मोहताज हैं ना नवाज शरीफ के मोहताज हैं, वो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और वो वहाँ से निकाल लेंगे। और मुझे लगता है आईपीपी किसने भी नंबर में होगी लेकिन पार्लियामेंट में होगी। इसी तरह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी पार्लियामेंट में मौजूद होगी। परवेज खट्टक और वो सब अपनी सीटें निकालेंगे। राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल। और वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर एक और मौजू पर बात शुरू करें। प्रोग्राम खबर और तज्ज़िये में एक बार फिर खुश आमदीद। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो फैसला किया गया था उसके खिलाफ दायर की जाए। आपको याद होगा कि अभी जो लाइव प्रोसीडिंग्स हुई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, तो अपील का हक हुकूमत के पास है और वो हक इस्तेमाल भी कर रही है। तो सबसे पहले तो मुजम्मिल, आप समझते हैं कि ये अपील जल्द सुनी जाएगी, फुल कोर्ट के जरिए सुनी जाएगी और इसी तरह लाइव प्रोसीडिंग्स हों? मेरे ख्याल में अपील तो ज़रूरी है, क्योंकि मेरी आज बात हो रही थी किसी जगह,
उन्होंने मुझे एक मिसाल दी कि जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं इलीगली, उनमें चाहे दहशतगर्द हैं या जासूस हैं या जो भी हैं स्पाइज हैं, जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग है जिस पे फ़ौज मौजूद है और उसको बॉर्डर्स को गार्ड करने के लिए, तो जब वो पकड़ती है लोगों को इलीगल बॉर्डर, तो उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाता है और उसमें सज़ाए मौत तक सज़ा है। लेकिन अगर अब आप कहेंगे कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, तो जो लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं, चाहे वो इंडियन स्पाइज हैं, अफ़गानिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं, तो वो सब भी अब क्या वो फ़ौज पकड़ के इधर हवाले कर देगी कि जी अब आप उनको, क्योंकि इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग का कोई और सिविल क्रिमिनल कानून तो मौजूद नहीं, वो पहले ही मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होते थे, तो वो अब कहाँ जाएंगे। तो बहुत सारी लीगल एम्बिग्यूटीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में, जो फ़ौज समझती है कि बहुत सारी ऐसी डोमेन्स हैं अदर दैन 9 मई जो इस फैसले से अफेक्ट हो गई हैं, जो इससे पहले चल रही थी। तो मेरे ख़्याल में अपील तो बनती है, क्योंकि इस तरह ब्लैंकेटली जो उन्होंने ऑर्डर किया है कि कोई भी सिविलियन नहीं है, तो इसमें तो फिर वो जो इंडिया से बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा होगा वो कहेगा मैं भी सिविलियन हूँ, मेरा ट्रायल भी आर्म कोर्ट में ले जाएं, और कोई अफ़गानिस्तान से आ रहा होगा वो भी कहेगा मैं सिविलियन हूँ, मेरा ट्रायल आर्म कोर्ट में ले जाएं। मेरे ख्याल में अपील तो बनती है। लेकिन मैं एक और बात भी समझता हूँ कि जो मुझे फील है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट से अपील कामयाब हो या ना हो, जो नेक्स्ट पार्लियामेंट आएगी उससे 9 मई के मुल्ज़मान के मिलिट्री कोर्ट के लिए चाहे अमेंडमेंट करवानी पड़े आइन में, वो होगी, और वो उस आइनी तरमीम के ज़रिए वन टाइम होगा कि इन मुल्ज़मान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। इससे कम पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि पहले पार्लियामान की करारदाद मौजूद है कि इनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होने चाहिए। उसी की रोशनी में अगर आगे कानून साजी या आइन साजी भी करनी पड़ी तो वो भी हो जाएगी, और इसके लिए शायद इलेक्शन भी जल्दी हो जाए, होगी, करवाई जाएगी। पहले भी होता रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, इससे पहले भी होती रही है। लेकिन आमिर साहब एक दिलचस्प बात की है मुजम्मिल ने, उन्होंने कहा है कि हुकूमत के लिए ज़रूरी है, और हवाला दिया कि ये जो सरहद पार करके आते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स जो होते हैं या इलीगली क्रॉस करते हैं, तो आप समझते हैं ज़रूरी है, हुकूमत के लिए ज़रूरी है? हाँ, अंबर, माई प्रॉब्लम इज़ कि जिसने भी ज़ियाउल हक का दौर और उनके दौर की मिलिट्री कोर्ट्स देखी हैं, वो भूल कर भी मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत नहीं कर सकता, वो अपने तसव्वुर में भी उनकी हिमायत नहीं कर सकता। उनमें हमने देखा है, आप लोग नौजवान नस्ल हैं, शायद आपको याद नहीं रही, मेरी तो लड़कपन और जवानी उस दौर की नज़र हो गई जब ज़ियाउल हक अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे और वो सियासी वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं तो कभी भी किसी भी सूरत में मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत नहीं कर सकता। हमने देखा है कि किस तरह से आधे घंटे की ट्रायल के बाद लोगों को उम्र कैद की सज़ा और कई दफ़ा मौत की सज़ा दी जाती थी और उसके फैसले की कोई अपील भी नहीं होती थी। रही बात यह है कि ये कानून बनाना चाहिए, और ये जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग होती है तो भैया हल निकालें। मिलिट्री कोर्ट्स उसका हल नहीं है। उसके अगर आपको मुश्किल पड़ती है, बजाय इसके कि आप नई आने वाली पार्लियामेंट पर यह दबाव डालें कि जी कोई आपने ऐसा कानून बनाए कि मिलिट्री कोर्ट्स फिर से फ़ाल हो जाएं और उनके अंदर सिविलियंस को ट्राई किया जाए, आप कोई ऐसा कानून बनाएं जिससे आपका निज़ाम इंसाफ बेहतर हो, जिसमें ऐसे अनासर जो इलीगली पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, इनको ट्राई करना ज़रूरी होता है, उनके आप जल्दी ट्रायल कर सकें और फैसले कर सकें। मिलिट्री कोर्ट्स नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स एक महज़ब माशरे की नफ़ी है। किसी सूरत में उनको सिविलियंस को ट्राई करने का इख्तियार नहीं देना चाहिए। जी अमर, ठीक है। मुजम्मिल, जाहिर है क्योंकि आप तो इख्तलाफ करते हैं, आपने कहा ज़रूरी है हुकूमत के लिए और आपने एक हवाला दिया था, लेकिन मैं सवाल करना चाहती हूँ, हुकूमत से मुराद आपका कौन है? क्योंकि इस वक्त तो या तो मिलिट्री है, वज़ीर-ए-आज़म अनवार काकड़, ठीक है, उनके लिए ज़रूरी है। हुकूमत से मुराद मेरा वज़ीर-ए-आज़म अनवार काकड़ है। तो आने वाली जो पार्लियामान होगी, आने वाली हुकूमत होगी जो इलेक्शंस के बाद आएगी, उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी होगा। यकीनन 9 मई के हवाले से तो मुझे लगता है कि अदर दैन PTI सारी सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं कि इन मुल्ज़मान के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। आमिर साहब जितनी मर्जी दलील दें, ये राय पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर इत्तफाक राय है कि जिन्होंने कंटोनमेंट्स पर हमले किए हैं, जिन्होंने GHQ पर हमला किया है, ISI के दफ्तर पर हमला किया है, उनसे कोई रियायत नहीं होनी चाहिए।
कोई ये नहीं कह रहा मुकदमा नहीं होना चाहिए, कोई नहीं कह रहा रियायत। अगर इत्तेफाक राय है तो इनके गले पड़ेगा। ये मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में गले तो उनके पड़ेगा जिन्होंने 9 मई किया है, और उनके एब्सोल्युटली गले पड़ेगा, एब्सोल्युटली नहीं। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे ना जी, वो उसके अंदर मुकदमे भुगतेंगे। आप मेरी बात आज लिख के रख लें, वो एक सियासी जमात हो, वो 50 सियासी जमातों का इत्तेहाद हो, वो सारी सियासी जमातें मिलकर मिलिट्री कोर्ट्स बनाए। जिस दिन बनेगी और सिविलियंस को उसके अंदर ट्राई करेंगे ना, वो उनके गले पड़ेंगे। ना 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 ना, आप सिविलियन दहशतगर्दों में आप अपना निजाम इंसाफ दुरुस्त करें, ताकि चाहे वो भैंस चोरी का मुकदमा हो या दहशतगर्दी का मुकदमा हो, आप उनको वो करें। मिलिट्री कोर्ट्स आर नॉट द आंसर जी, मिलिट्री कोर्ट्स आर नॉट द आंसर। चाहे भैंस चोरी की हो किसी ने, चाहे किसी ने दहशतगर्दी की हो, तो आप अपना क्लॉज के साथ बना सकते। गलत हुआ। मुज़म्मिल और आमिर, खत्म हो गया है इख्तलाफ, तो जाहिर है आप दोनों कर रहे हैं, चलता रहेगा। देखना होगा कि अपील किस रुख जाती है, क्या नई हुकूमत माजी भूल जाएगी और मिलिट्री कोर्ट्स के लिए कानून साजी करेगी ताकि मुखालिफिन को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाए। बाकी तो मेरे ख्याल में एक जवाज ही बन जाता है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ है। उम्मीद है आप से दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।